तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारी नई सीरीज एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी जो एमपीपीएससी की यूनिट 9 है, जो कि यूनिट 9 का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो यूनिट 9 है उससे रिलेटेड हम लोग जो भी एमसीक्यूज हैं टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में कैसे बता के रखा है, पहला सब यूनिट क्या है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ना है हम लोगों को, सबसे पहली चीज बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की आपकी कंप्यूटर है उसकी बेसिक नॉलेज क्या है कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान कौन कौन सा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारा है, तीसरी चीज है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर रोबोटिक्स है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है और इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारा यूनिट 9 पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज चल रहे हैं या एमसीक्यूज हम लोग देख सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर माइट बी इन अ डिजिटल वॉच। आंसर करो सभी, किस तरीके का कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमको मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पता है, सुपर कंप्यूटर के बारे में पता है। तो ये कंप्यूटर छोटे होते हैं या आकार में बड़े होते हैं। तो डिजिटल वॉच की बात करें तो डिजिटल वॉच कितना होता है हमारा, बेसिकली अगर आप देख सकते हो वॉल क्लॉक भी डिजिटल आने लगी है, पर आजकल हम लोग जो हैंड वॉच यूज करते हैं उसमें वो भी डिजिटल आती है ना। तो इतना बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, आपने देखा होगा कि एक कमरे के बराबर एक सुपर कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम थोड़ा सा छोटा मान सकते हैं। तो इतनी बड़ी चीज को उन्होंने किस चीज में कंबाइन करना पड़ेगा उनको, डिजिटल वॉच में। तो डिजिटल वॉच में एक तरीके की क्या डली रहती है, उसमें एक तरीके का सर्किट रहता है या उसमें क्या प्रेजेंट रहती है, एक चिप प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, एक चिप बोल सकते हैं या चिप्स का बोल सकते हैं डिपार्टमेंट। तो उसमें जो आपकी मदरबोर्ड रहती है, उस मदरबोर्ड में हमको किस तरीके का कंप्यूटर देखने को मिलता है, एम्बेडेड कंप्यूटर देखने को मिलता है। किस तरीके का कंप्यूटर देखने को मिलता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी डिजिटल वॉच है वो छोटी सी होती है। अब उस छोटी सी वॉच में जो एम्बेडेड कंप्यूटर रहता है वो किस चीज को कंबाइन करता है, किस किस चीज को कंबाइन करके आपका बोल सकते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर बनता है। तो छोटी सी चिप है। ठीक है, तो इस चिप के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहली चीज प्रोसेसर होगा, क्योंकि उसको प्रोसेस करने के लिए जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आपको देखते हो कि जो आपकी डिजिटल वॉच है वो प्रोसेस करती है ना, सब चीजें आपको देखने को मिलती है। दूसरी चीज उसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, पहली दूसरी की मेमोरी। ठीक है, आपने देखा आजकल मेमोरी के साथ भी आने लगे, तो उसमें जीपीएस भी आने लगा है, बहुत सारे फोटो भी उसमें क्लिक हो जाते हैं। ठीक है, आप कमांड देके खींच सकते हो। और तीसरी चीज क्या होती है जिससे आप उसको देख रहे हो स्क्रीन को, या इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। सबसे पहली चीज की एम्बेडेड कंप्यूटर जो आपको देखने को मिलता है एक चिप सेट की फॉर्म में रहता है, जो कि बहुत छोटा रहता है। इतना सा आप लोग मान सकते हैं, डिजिटल वॉच देखते होगे तो डिजिटल वॉच वैसे ही छोटी रहती है। तो उसके अंदर जो चिप होगी वो कितनी छोटी होगी, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जो चिप उसमें प्रेजेंट रहती है उसमें हमको तीन तरीके के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर वो वॉच है तो उसमें प्रोसेस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला एम्बेडेड कंप्यूटर में किसका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहता है, प्रोसेसर का। फिर दूसरी चीज मेमोरी का, क्योंकि हमने देखा कि अगर आप वो डिजिटल वॉच की बात करो या मोबाइल की बात करो तो उसमें मेमोरी रहती है कि नहीं रहती, क्योंकि चीजों को स्टोर करना रहता है कि नहीं रहता। तो दूसरी चीज क्या प्रेजेंट रहेगी उसमें, मेमोरी प्रेजेंट रहेगी। तीसरा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मतलब आप अपनी स्क्रीन है तो स्क्रीन को इनपुट बोलेंगे या आउटपुट बोलोगे, आउटपुट ही है ना, तो इनपुट भी देना पड़ता है ना। बेसिकली आप जब देखते हो तो स्क्रीन से ही आप बोल सकते हो कि कमांड देते हो, वही चीज आपको दिखती है। तो उसके अंदर और क्या चीज प्रेजेंट रहती है, डिवाइसेस प्रेजेंट रहते हैं, दोनों तरीके के इनपुट डिवाइसेस भी उसमें प्रेजेंट है और आउटपुट डिवाइसेस भी प्रेजेंट है। ये चीज क्लियर हो गया। तो डिजिटल वॉच की बात करें जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो डिजिटल वॉच में हमको किस तरीके का कंप्यूटर देखने को मिलता है, एम्बेडेड कंप्यूटर देखने को मिलता है। एम्बेडेड कंप्यूटर में क्या देखने को मिलता है, सभी चीजें जो नॉर्मल कंप्यूटर में होती है ना, बस कैसी होती है, साइज में छोटी होती है।
ठीक है, उसमें प्रोसेसर भी होगा, उसमें मेमोरी भी रहेगी, मतलब थोड़ा सा उसमें वो सा डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो, पर कम ही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जीबी तक कर सको, कुछ के एमबी तक ही उसमें डाटा स्टोर हो पाता है। तीसरी चीज, उसमें डिवाइसेस रहते हैं। किस तरीके के डिवाइसेस? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप लोग इनपुट देते हो, बेसिकली आप कमांड देते हो, इसके बाद ही चीज आपको दिखती है कि नहीं दिखती, तो दोनों तरीके के इनपुट डिवाइसेस भी उस घड़ी में या वॉच में प्रेजेंट रहती है और आउटपुट डिवाइसेस भी रहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, देश का प्रथम कंप्यूटर सचार जिला कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री? इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, चलो इसका तो आंसर आपने बता दो। अब ऐसा बताओ कि देश का प्रथम शहर जहां पे हमारा कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हुआ था, और ईयर भी बताना। यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि द फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, तो कंट्री का सबसे पहला ऐसा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब कि जिले में सभी लोगों को क्या चलाना आता हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, उस जिले को हम लोगों ने क्या बोल के रखा है? कंप्यूटर सचार जिला। ठीक है, इसका तो आंसर आपने दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि देश का प्रथम ऐसा कौन सा शहर है जहां पे पहली बार कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हुआ था, और किस ईयर में हुआ था? ठीक है, तो एक आंसर हमको मिल गया। तो सबसे पहली चीज इसके आंसर को देख लेते हैं। तो देश का प्रथम कंप्यूटर सचार जिला कौन सा है? तो जिले की बात करूं तो ऐसा कौन सा जिला है जो कि बोल सकते हैं कंप्यूटर के हिसाब से सभी लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है उस जिले में? तो हमारा कौन सा है? मालापुरम। मालापुरम किस स्टेट में आता है? केरला में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमने क्या देखा कि भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर है जहां पे हमको किस क्या देखने को मिला था? कंप्यूटर देखने को मिला था, या कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हुआ था। तो वो किस ईयर में हुआ था? सबसे पहली चीज 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हमारे इंडिया में क्या आ गया था? कंप्यूटर आ गया था। तो सबसे पहला भी कहीं इंस्टॉल्ड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो सबसे पहला किस शहर में इंस्टॉल्ड हुआ था? कोलकाता में इंस्टॉल्ड हुआ था। ठीक है, कलकत्ता बोल सकते हो उस टाइम पे, पर आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में भी कहां पर हुआ था? हमारा कोलकाता का आईसीआई का नाम सुना है आपने? इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट के बारे में सुना है? स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है, उस इंस्टीट्यूट में सबसे पहली बार क्या इंस्टॉल्ड हुआ था? हमारा कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हुआ था। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या समझी यहाँ पे कि ये तो आपका करंट से रिलेटेड था कि कंप्यूटर सचार जिला कौन सा है, तो मालापुरम है। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा मतलब भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर है जहां पे कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हुआ था, तो कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था या कलकत्ता में हुआ था? किस ईयर में हुआ था? 1955 में हुआ था। और किस इंस्टीट्यूट में हमको देखने को मिला था? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, जो कि कोलकाता में स्टेट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में प्रयोग किए जाने वाले अन्य रूप में निजी नेटवर्क का विविकरण होगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्लूसिवली प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय अ कंपनीज एम्प्लॉय इन अ सिंगल लोकेशन। ठीक है, निजी नेटवर्क की बात हो रही है। एक ही स्थान पे हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? ठीक है, तो किस तरीके का नेटवर्क यूज करते हैं? अगर एक कंपनी की बात कर रहे हो तो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अगर मेरे को कोई सा नेटवर्क यूज करना होगा तो मैं कौन सा नेटवर्क यूज करूंगा? लोकल एरिया नेटवर्क यूज करूंगा। ठीक है, तो एक सिंगल लोकेशन की बात हो रही है, कंपनी के कर्मचारियों की बात हो रही है, तो कौन सा नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं? सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क। अब दूसरा कौन सा है हमारा? वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा कौन सा है? मेट्रोपोलियन, मतलब इसमें है नहीं है पर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो लैन वैन पैन की बात करूं तो लैन की रेंज कितनी होती है? कितनी रेंज तक हम लोग इस नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको स्पेसिफिकेशन दिया जाए, बोल दिया जाए कि अगर आपको 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की रेंज में एक नेटवर्क इंस्टॉल करना है, तो कौन सा नेटवर्क आप लोग इंस्टॉल करोगे? लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ये रेंज भी याद रख लेना भैया।
1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की रेंज में जो भी नेटवर्क हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं वाइड एरिया नेटवर्क की बात करूं तो वाइड एरिया नेटवर्क का कोई रेंज है क्या? कोई भी रेंज नहीं है, क्योंकि उसमें बोल सकते हो कि वो पूरी की पूरी कंट्रीज को या पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट किस फॉर्म में आता है? लैन में आएगा, वैन में आएगा या पेन में आएगा? किस में आएगा? वैन में आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा। ये चीज भी याद रखना। ठीक है। अगर मैं ईथरनेट की बात करूं तो जो ईथरनेट है और वो किस कैटेगरी में आएगा हमारा? ईथरनेट सुना है ना? जो ईथरनेट रहता है वो किस नेटवर्क में आता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। तो ये चीज याद रखना। अगर इंटरनेट की बात कर ली जाए तो इंटरनेट जो है वो किस में आएगा हमारा? ठीक है। और ब्लूटूथ की बात करूं तो ब्लूटूथ किस नेटवर्क में आएगा हमारा? लैन में ही आएगा, क्योंकि उसकी भी एक रेंज होती है ना। अब अगर आपने ब्लूटूथ, अभी डिजिटल वॉच की हम लोगों ने बात करी तो डिजिटल वॉच में क्या लगा रहता है? ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो उसकी भी एक रेंज है। ठीक है। ज्यादा से उसकी रेंज ज्यादा नहीं होती, 5 मीटर 10 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। अगर आप राउटर की बात करो, जो वाईफाई आपके घर में लगे रहते हैं, उनकी भी रेंज कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है, कि अगर एक रेंज के बाद में 50 मीटर के बाद में हमको नेटवर्क मतलब उस वाईफाई के सिग्नल नहीं मिलते। ठीक है। तो इंटरनेट की बात करो तो इंटरनेट किस नेटवर्क में आता है? वाइड एरिया नेटवर्क में। ठीक है। ब्लूटूथ की बात कर लो या ईथरनेट की बात करूं तो ये किस नेटवर्क में आते हैं हमारे? ठीक है। ये तो हमने देख लिया लैन का। और वैन की, मैन की जो है वो रेंज कितनी होती है हमारी? उसको भी याद रखना, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में हो सकती है। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो इतना याद रखना कि अगर कोई शहर है, उस शहर में अगर एक बिल्डिंग में अगर आपको कोई नेटवर्क लगाना है तो उसमें आप कौन सा नेटवर्क लगाओगे? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। एक कंपनी की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर कोई भी शहर है, उस शहर में एक ही कंपनी है और उस कंपनी में अगर मेरे को कोई सा नेटवर्क लगाना है तो कौन सा नेटवर्क यूज करूंगा मैं? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मेरे अशोकनगर में 5 बोल सकते हो कि कंपनीज है और वो अलग अलग लोकेशन पे है, तो उस टाइम पे मैं कौन सा नेटवर्क यूज करूंगा? मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, क्योंकि उसकी रेंज कितनी होती है? 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की। मतलब एक शहर को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो कौन सा नेटवर्क यूज करूंगा मैं यूज करूंगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और पूरे वर्ल्ड को मेरे को, और अगर देश को कनेक्ट करना है तो कौन सा एरिया नेटवर्क? ठीक है। तो इतना सिंपल सा एग्जांपल याद रखना। एक बिल्डिंग को अगर आपको कनेक्ट करना है तो लैन यूज करेंगे। पूरे शहर को अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसमें कौन सा नेटवर्क यूज करोगे? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और पूरे कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को आपको कनेक्ट करना है तो कौन सा एरिया यूज करते हैं? नेक्स्ट देखो, सिग्नल की शक्ति या स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? वी विल यूज इट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट रिड्यूसिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ। तो उसके लिए हम लोग कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? रिपीटर का, राउटर का, गेटवेज का या स्विच का? ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज है लोग। ठीक है। कोई रिपीटर बता रहा है, कोई राउटर बता रहा है। अब इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, अगर राउटर की बात करें तो राउटर क्या करता है? एक तरीके से हमारे बोल सकते हो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? अब देखो, यहां से समझ लो पहली चीज, इस पे वापस आएंगे। देखो, मेन चीज होती है हमारी जो नेटवर्क्स है वो डिवाइड करके रखे हैं अलग अलग पार्ट्स में। अगर सबसे पहली चीज हब के बारे में सुना होगा। ठीक है। तो हब क्या होता है? हब बोल सकते हो कि एक छोटा सा डिवाइस जो कि बहुत सारे डिवाइसेस को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये ऐसे पावर बैंक दिख रहा है। पावर बैंक में हम लोगों ने देखे छोटे छोटे यूएसबी रहते हैं और अलग अलग रहते हैं। कुछ टाइप सी रहते हैं और कुछ बोल सकते हैं टाइप ए रहते हैं। दोनों तरीके के आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो बहुत सारे फोन्स को एक साथ आप चार्ज कर सकते हो। तो जो आपका पावर बैंक है वो किसका काम कर रहा है? हब का काम कर रहा है, कि उसके पास पूरी एनर्जी है, पूरा बोल सकते पावर है, और उस पावर को वो क्या कर सकता है? बाकी के डिवाइसेस में क्या कर सकता है? सर्कुलेट कर सकता है। तो वैसी नेटवर्क की बात है, सिग्नल्स की बात है। अगर एक हब मैंने बना दिया तो उस हब से हम लोग क्या कर सकते हैं? 4-5 डिवाइसेस को या 4-5 पीसीस को मैं क्या चला सकता हूँ? नेटवर्क से चला के इंटरनेट चला सकता हूँ। ठीक है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? स्विच आता है। अब स्विच का मतलब क्या होता है? तो स्विच जैसे हम लोग समझते हैं ना, ऑन ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच रहता है, तो वैसे ही हमारा जो स्विच है वो सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं, सर्वर्स है, मॉडम है, उससे क्या होता है? कनेक्ट होता है। क्या होता है हमारा? कनेक्ट होता है। तो अगर मैं यहां से अगर स्विच चालू नहीं करूंगा तो ना ही कोई पीसी चलेगा और ना ही कोई सर्वर चलेगा। तो मतलब पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा।
ये चीज क्लियर होगी। तो नॉर्मल स्विच को इतना याद रखना कि जैसे हम लोग ऑन और ऑफ करते हैं तो वैसे ही एक स्विच रहता है, और पर इतना अंतर रहता है कि उस स्विच से सारे सर्वर भी कनेक्टेड रहते हैं। जब तक वो स्विच ऑन नहीं होगा तब तक वो सर्वर चलने वाले हैं, ना ही बाकी के आपके बोल सकते कंप्यूटर चलेंगे, ना ही कोई चीज आपकी कनेक्ट हो पाएगी। ठीक है, तो सिंपल सिंपल हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रिपीटर आता है। अब रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना, अब जैसे मैंने बताया कि एक अगर मैंने बोला कि ये जैसे वाईफाई लगा के रखा है, तो इस वाईफाई की रेंज जो है वो 100 मीटर की है। ठीक है, तो 100 मीटर का जो आसपास का एरिया है वो 100 मीटर में ही मैं क्या कर पाऊंगा, अपने वाईफाई को चला पाऊंगा या नेट को एक्सेस कर पाऊंगा। पर अगर मेरे को क्या करना है, इस नेटवर्क को क्या करना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मतलब कि जो एरिया अभी 100 मीटर तक है, 100 मीटर से मेरे को कितना मीटर करना है, 200 मीटर करना है। 200 मीटर तक की रेंज में मेरे को अपने सिग्नल को पहुंचाना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, रिपीटर का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, तो क्या होता है, कभी कभी बड़े बड़े जो बोल सकते हैं सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स की एक रेंज होती है। ठीक है, अगर सर्वर्स को बोल सकते हैं पीसीस को सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जब भी वो नेटवर्क कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो क्या करा जाता है, बड़े बड़े फॉर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे बोल सकते हैं 100 मीटर या 200 मीटर के एरियाज में हम लोग क्या लगा देते हैं, रिपीटर्स लगा देते हैं। और उन रिपीटर्स से क्या होता है, वो बाकी की जो डिवाइसेस हैं उनकी जो बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिग्नल भी इंक्रीज हो जाते हैं और साथ में हमारे जो नेटवर्क का जो रेंज है वो भी बढ़ जाता है। सिंपल एग्जांपल से हम लोग देखें तो ये राउटर जो है, अगर मेरे को ये नेट एक्सेस करना है तो 50 मीटर के एरिया में रहना पड़ेगा। अगर मुझे 50 एरिया से आगे के अगर मेरे को बोल रहा है कि बाकी के एरिया में भी मेरे को क्या चाहिए, इस नेटवर्क का बोला एक्सेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही 50 मीटर की रेंज खत्म होगी वहां पे क्या लगा दूंगा, मैं रिपीटर लगा दूंगा। अब रिपीटर क्या करेगा, जो सिग्नल उसको मिल रहे हैं उस सिग्नल जब डिवाइस में पड़ेंगे तो वो उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, और इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, तो क्या करा जाता है, रिपीटर्स का काम क्या रहता है, रिपीटर्स का काम होता है हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, पर उसमें कोई भी बोल सकते हो कि नेटवर्क में कमी नहीं आती, आप बोल सकते हो कि स्पीड में कमी नहीं आएगी। आप बोलो कि यहाँ पे अगर मैं इसके पास में वाईफाई के पास में अगर मेरे को 2 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो अगर मैं रिपीटर के पास में खड़ा होकर 100 मीटर के एरिया में भी करूंगा एक्सेस, तो भी मेरे को कितनी स्पीड मिलेगी, सेम ही स्पीड मिलेगी, ज्यादा स्पीड में अंतर नहीं आएगा। बस क्या हो गया, मैंने रेंज को बढ़ा दिया। तो इतना याद रखना कि अगर मेरे को रेंज बढ़ानी है, अगर बोल सकते हैं 100 मीटर तक अगर मेरी रेंज आ रही थी, अगर उसको मुझे 200 मीटर करना है, तो जैसे ही 100 मीटर का एरिया खत्म होगा, उस 100 मीटर के एरिया में मैं क्या लगा दूंगा, रिपीटर लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मेन सर्वर है, उस मेन सर्वर से बाकी की जो पीसीज है या बाकी के जो डिवाइसेस है वो क्या रह पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। इतना समझ में आ गया। तो बेसिक अगर आप बैंक वगैरह में देखो तो बैंक में हम लोग इस तरीके के रिपीटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि बैंक छोटा सा नहीं होता। ठीक है, बैंक में अगर आप देखो तो एक मेन सर्वर है, उस मेन सर्वर से ही पूरा का पूरा काम हो रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर एक जने ने ट्रांजेक्शन करा तो दूसरे के सिस्टम में दिखता है कि नहीं दिखता। तो वही चीज आप देखो, तो जब आपका बैंक काम कर रहा होता है तो सारे के सारे जो पीसीज रहते हैं उसको एक मेन सर्वर से क्या करना रहता है, कनेक्ट करना होता है। पर मेन सर्वर के पास भी एक रेंज होती है कि 10 मीटर, मतलब बोल सकते हो 50 मीटर तक की रेंज में जितने भी आपके पीसीज होंगे वो ही क्या कनेक्ट हो पाएंगे, सर्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो 100 मीटर तक 50 मीटर तक की रेंज में हम लोगों ने पीसीज को कनेक्ट कर दिया। अब जो बोल के चलो बैंक बहुत बड़ा है, तो जो 50 मीटर के मतलब बाद के जो आपके पीसीज होंगे उनको कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो जैसे ही 50 मीटर खत्म होगा तो 50 मीटर के बीच में मैं क्या लगा दूंगा, एक रिपीटर लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 50 मीटर थी। ठीक है, अब इस रिपीटर को लगाने से और कितनी रेंज बढ़ गई मेरी, 50 मीटर और बढ़ गई। तो मतलब बाकी के जो आपके डिवाइसेस है उनको भी मैं क्या कर पाऊंगा, मेन सर्वर से कनेक्ट कर पाऊंगा। क्लियर हो गया। तो रिपीटर का काम क्या होता है, बेसिकली सिग्नल्स को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, उनकी स्पीड को मतलब बोल सकते हैं इंटरनेट स्पीड को कम किए बिना। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटर बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था। अब नेक्स्ट गेटवे को देख लो। अब गेटवे क्या है, एक तरीके का गेट है। गेट समझते हो ना, एक तरीके का द्वार है। किस चीज के लिए, बाकी की चीजों को कनेक्ट करने के लिए। अगर मेन सर्वर है तो मेन सर्वर को डायरेक्ट हम पीसी से कनेक्ट नहीं करते, हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, गेटवे से। और गेटवे से हमारे बाकी क्या रहते हैं, पीसीस कनेक्ट रहते हैं। अब जैसे मान के चलो कि बैंक है, बैंक में एक गेटवे से कितने कनेक्ट हैं आपके, 4 पीसीस कनेक्ट है। अब मान के चलो कि कोई जो आपका ऑफिसर है या जो भी काम करने वाला आदमी, अगर वो एब्सेंट हो गया, तो मैं ये वाले पीसी को चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा, इसको तो बंद करना पड़ेगा ना आज के लिए, क्योंकि वो एब्सेंट है, वो काम करने के लिए नहीं आया। तो मैं पीसी को चालू करूंगा क्या, नहीं करूंगा। तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा, गेटवे में आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि 1 नंबर का, 2 नंबर का और 4 नंबर का पीसी क्या रहेगा, आज चालू रहेगा, और 3 नंबर का हमको क्या करना है, बंद करना।
तो इसका किसका काम रहता है? गेटवे का काम रहता है। तो गेटवे डिसाइड करता है कि कौन सा पीसी चलना चाहिए और कौन सा पीसी नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक सर्वर से अगर बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड है तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए कोई डिवाइस भी तो होना चाहिए, कौन सा चालू रहेगा और कौन सा चालू नहीं रहेगा। तो उस चीज का काम कौन करता है? गेटवे करता है। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट हमारे कौन से बचे? एक है हमारा राउटर। तो राउटर हमने देखा है, तो अगर इसकी बात करूं तो ये राउटर है। ठीक है, कि मॉडम है या राउटर है? ये राउटर है। तो राउटर का काम क्या होता है? हमारे बोल सकते हो कि मॉडम और सर्वर बोल सकते हैं कि पीसी के बीच में वो नेटवर्क को स्टेबलाइज करना। क्या करना? स्टेबलाइज करना। कि अगर आप बोल सकते हो कि ये आपने अगर बोल सकते हैं ये जियो फाइबर लगवाया, तो जियो फाइबर की जो लाइन है, जो मॉडम है, उस मॉडम को हमको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा? राउटर में कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर राउटर हमको क्या करेगा? सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। फिर हम किससे कनेक्ट कर पाएंगे? वाईफाई से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो मेन सर्वर्स रहता है, आपका जो राउटर रहता है, वो किस किस के बीच में कनेक्टेड रहता है? डिवाइसेस और मॉडर्न के बीच में। ठीक है, अब मॉडर्न का क्या काम रहता है? मॉडर्न तो हमने बता दिया कि मॉडर्न और डिवाइसेस के बीच में आपका कनेक्टेड रहता है। कौन रहता है? राउटर कनेक्टेड रहता है। अब मॉडर्न का काम क्या है? मॉडर्न क्या करता है? ये आपके सिग्नल्स को क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। मतलब कि आपके जो सिग्नल्स है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? एनालॉग की फॉर्म में आ रहे हैं या डिजिटल फॉर्म में आ रहे हैं? एनालॉग की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जो आपकी जो जियो फाइबर की जो लाइन है, जो जियो फाइबर की लाइन में से एक सिग्नल आ रहे हो कि आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वो कैसे सिग्नल आ रहे हैं? एनालॉग सिग्नल। तो मॉडर्न का काम क्या रहता है? जो डिजिटल एनालॉग वाले सिग्नल है उनको किस में कन्वर्ट करना? डिजिटल में कन्वर्ट करना। और फिर जब वो पीसी के पास जाए, तो पीसी से जब आपका बोल सकते हो कि काम खत्म हो जाए, तो डिजिटल वो बोल सकते हैं वो सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करना? एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मेन हमने क्या चीज समझी कि जो मॉडम है, मॉडम का काम क्या रहता है? एक तरीके का ट्रांसमिशन को फॉर्म करना, जिसमें वो क्या करता है? डीमॉड्यूलेट भी करता है, मॉड्यूलेट भी करता है। मॉड्यूलेट का मतलब कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेट मतलब कि आपके जो डिजिटल सिग्नल्स है उसको किस में कन्वर्ट करता है? एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि मॉडम से रिलेटेड, राउटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने चीजों को देखा यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या था? वी विल यूज इट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट रिड्यूसिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ। की सिग्नल स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, पर उसकी जो लेंथ है, मतलब कि सिग्नल्स की जो लेंथ है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? ठीक है, तो राउटर नहीं होगा। ठीक है, राउटर बोल सकते हो कि एक तरीके का नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए वो क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपका मॉडम का देके रखा है। तो अगर आपके जो टावर्स है, वो टावर से कैसे सिग्नल आते हैं? एनालॉग सिग्नल। जब एनालॉग सिग्नल आपके मॉडम में पड़ेंगे, तो उसके बाद वो मॉडम क्या करेगा? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से डिजिटल जो आपके सिग्नल्स है वो किसके पास जाएंगे? कंप्यूटर के पास जाएंगे। फिर वही कंप्यूटर को अगर जब आउटपुट देना होगा, तो उसी डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कौन करेगा? मॉडम ही करेगा। तो मॉड्यूलेटर का काम भी मॉडम करता है और डीमॉड्यूलेटर का काम भी कौन करता है? तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर बन जाए तो याद रखना कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो मॉडम यूज होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का मतलब डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? किसको कहा जाता है भैया?
ठीक है, ये थोड़े दिन पहले बोल सकते हो 3 से या 4 साल पहले ये करंट में थे, मतलब कि न्यूज में थे, करंट न्यूज में थे, करंट में नहीं थे मतलब। कोई देवांग मेहता बता रहा है, देवांग मेहता नहीं है, आएंगे देवांग मेहता भी। ठीक है, तो क्या है हमारा भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग, क्या बोल सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? सबसे पहली चीज की पहली ऐसी कौन सी कंपनी इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में ओपन हुई थी, उसका नाम क्या है? पहली कंपनी कौन सी थी? ज्यादातर आईटी आपके दोस्त हैं इंजीनियरिंग में, जब आईटी वाले या सीएस वालों की जॉब लगती है तो सबसे पहले प्लेसमेंट कहाँ पे होता है? टाटा की कौन सी कंपनी है भैया? टीसीएस। तो पहली ऐसी कौन सी इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ओपन हुई थी? तो टीसीएस ओपन हुई थी। कौन सी ओपन हुई थी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम लोग टीसीएस आज के टाइम पे देखते हैं। तो टीसीएस के फाउंडर और बोल सकते हो कि फर्स्ट सीईओ कौन थे? हमारे एफसी कोहली ही थे। ठीक है, संस्थापक, टीसीएस के संस्थापक भी उनको बोला जाता है, और साथ में वो फर्स्ट सीईओ भी वही थे टीसीएस के। ठीक है, ये करंट में क्या होते हैं कि अभी रिसेंटली इनका पास्ट अवे हुआ था, 2020 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो ये न्यूज में आया था इसलिए। क्लियर हो गया? तो भारत बोल सकते हैं भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसको कहा जाता है? एफसी कोहली को कहा जाता है। और हम लोग जो टीसीएस का नाम सुनते हैं तो टीसीएस के फाउंडर और बोल सकते हैं फर्स्ट सीईओ कौन थे? तो एफसी कोहली थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेस्कॉम के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो अभी जो आंसर बता रहे थे वही आंसर था। ठीक है, देवांग मेहता के बारे में आपने बताया था, तो जो देवांग मेहता है वो किसके संस्थापक है? नेस्कॉम के। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना भैया, नेस्डॉम का आ सकता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, अब ये जो कंपनी है वो एक तरीके की ऐसी कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं करती है, बेसिकली क्या करती है बोल सकते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों को, जिसमें बोल सकते हैं कि उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता पर मिनिमम रेट में वो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंडिया में सबको। तो उसके फाउंडर कौन से हमारे? देवांग मेहता। और नेस्कॉम से हमको क्या याद रखना है? उसकी बोल सकते फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे एमबीपीएससी में। अब देखो अच्छा क्वेश्चन, वर्तमान समय में विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एट प्रेजेंट द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज? आप लोग करंट पढ़ते हो ना? करंट में आया नहीं है ये वाला क्वेश्चन? चारों के चारों ऑप्शन सही है या गलत है? ये चारों ऑप्शन गलत है। अगर आप अभी करंट देखते होगे तो करंट में वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। ठीक है, तो कौन है हमारा, कौन सा सुपर कंप्यूटर है हमारा? फ्रंटियर। कौन सा सुपर कंप्यूटर है? और ये कौन सा किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये चीज भी याद रखना कि विच इज द फास्टेस्ट एआई डेवलप्ड एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर, तो वो भी कौन सा है हमारा? फ्रंटियर ही है। अब इसको बनाया किसने था? कौन बना सकता है? ठीक है, तो यूएस ने बनाया, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बनाया। कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और उसके अंदर एक लेबोरेटरी है जिसका नाम क्या है? ओक
रिड्स नेशनल लेबोरेटरी, उसने इसको बनाया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फ्रंटियर, जो बोल सकते हैं इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जो कि एआई पे बेस्ड है, आजकल जितने भी सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं वो सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं, एआई पे बेस्ड है, तो वो कौन सा है हमारा, फ्रंटियर है। किस ईयर में हम लोगों ने देखा था इसको, तो 2023 में इसको देखने को मिला था हमको। ठीक है, और अगर सुमित की बात करूं तो बोल सकते हो कि ये जो था वो 2018 में हमको देखने को मिलता था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये न्यूज में था। ठीक है, पर आज के बात की करो या 2024 की बात करो तो 2000 में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो पे एआई पे बेस्ड है वो कौन सा है, हमारा फ्रंटियर। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपका भारत का ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो कि किस में लाया करता है, हमारे एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर में आता है। ठीक है, तो कौन सा है हमारा, एरावत। कहां पे लिखे, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, ये किस रैंक पे आता है हमारा, टॉप 500 में से बात करो तो कौन सी रैंक है इसकी, 75th रैंक है। ठीक है, सी डेक ने बनाया था, इतना भी याद रखना। ठीक है, तो जो हमारे भारत की बात करो तो भारत का सबसे फास्टेस्ट एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या आएगा, इरावत आएगा, और ये वर्ल्ड के 500 में से किस रैंक पे लाई करता है, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरावत जो है वो बोल सकते हैं वर्ल्ड की रैंकिंग में से किस रैंक पे बोल सकते हैं लाया करता है, तो 75th रैंक पे लाया करता है। और वहीं पे अगर दुनिया की बात कर रहे हैं, विश्व की बात की जाए तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर, जो कि किसने बनाया था, यूएस ने बनाया था। ठीक है, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बनाया था। उसके अंदर कौन सी लेबोरेटरी है, ओक रिड्स नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। और ये भी इरावत भी किस ईयर में बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश हुआ था, तो 2023 में ही हुआ था। ठीक है, 21 मई 2023, पिछले साल का ही है शायद। ठीक है, ठीक है, इनेक का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड इनेक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी बता दो कोई। फुल फॉर्म, ठीक है, तो हमारा जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, आगे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, और इसको किसने बनाया था, किसका आविष्कार किसने किया था, जॉन मुचली और जी जीपी एकर्ट ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो ये भी बोल सकते हैं एक तरीके का कंप्यूटर ही था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो फाउंड हुआ था, उसका काम क्या था, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूमेरिकल्स रहते थे उन न्यूमेरिकल्स को इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट एक तरीके का कंप्यूटर ही था। नेक्स्ट देखो, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अभी हम लोगों ने देखा कि आज के टाइम पे जो बोल सकते हैं विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो इरावत था। पर अगर भारत की बात करी जाए कि भारत का सबसे पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, एक जना थोड़ा अलग आंसर दे रहा है पर सब लोगों को ज्यादातर पता है, तो कौन सा है प्रथम सुपर कंप्यूटर हमारा, परम 8000। कौन सा है हमारा, परम 8000। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी, आपने देखा ना कि भारत का अभी के टाइम पे देखोगे तो फास्टेस्ट एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एरावत से पहले कौन सा था। ठीक है, तो वही था हमारा परम सिद्धि। ठीक है, तो वो चीज भी याद रखना, कौन सा था, परम सिद्धि। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेकंड लार्ज बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं सेकंड सुपर कंप्यूटर कौन सा था हमारे भारत का, तो परम था। ठीक है, इसका फॉर्म फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, परम का पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परम। अगर परम की बात कर रहे हैं, जैसे परम 8000 है, परम सिद्धि है, तो परम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो परम का फुल फॉर्म क्या होता है,
देखो परम दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है हमारा पैरेलल और एम किसका है, मशीन का। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो परम है वो परम जो शब्द है वो किस टर्मिनोलॉजी से बना है, तो आपका पैरेलल का पैरा का PRA और एम का हमारा मशीन। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखो, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था भैया? व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क? देखो इस ऑप्शन के हिसाब से तो आपने बता दिया, पर अगर मैं बात करूं कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बोल सकते हो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, ऑप्शन के हिसाब से तो आपने इथरनेट बता दिया, इथरनेट बता दिया, पर पहला कौन सा था? अर्पनानेट था। ठीक है, अर्पनानेट जो था वो किस ईयर में बन गया था? ठीक है, और ईथरनेट की बात करूं तो ये कब बना था? 1973 में। ठीक है, ये चीज याद रखना। ईथर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो भारत का पहला नेटवर्क कौन सा है? ईथरनेट है, पर अगर ओवरऑल बात करी जाए तो ओवरऑल कौन सा है हमारा? अर्पनानेट, जो कि किस ईयर में बना था? और ईथरनेट जो है हमारा कब बना था? 1973 में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो अर्पनानेट था वो किस नेटवर्क के ऊपर बेस्ड था? जैसे हमने ईथरनेट के बारे में देखा, तो जो ईथरनेट है वो किस नेटवर्क में बेस्ड है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन वैन पैन में से तीनों में से किस में आपके वो बोल सकते हैं? तो हमारा जो इथरानेट है वो किस नेटवर्क से रिलेटेड है? लोकल एरिया नेटवर्क से। तो वैसे अर्पना नेट की आपसे पूछा जाए कि अर्पना नेट जो है वो किस नेटवर्क से रिलेटेड है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये चीज याद रखना, उस टाइम पे वाइड एरिया नेटवर्क के यूज के लिए अर्पना नेट बना था। ठीक है, और जो ईथरनेट हम लोग देखते हैं वो ईथरनेट किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? लैन पे बेस्ड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस? ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या देखने को मिला था? ठीक है, तो क्या था सिंपल आंसर हमारा? एबेस्कस। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। नेक्स्ट देखो, जब अनेक कंप्यूटर और उपकरण एक समूह के साथ जुड़े 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 होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? When many computers and devices are connected together in a group, it is called? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसको? देखो, सीपीयू तो बोलते नहीं होंगे, अभी देखा हमने सीपीयू का काम ही कुछ और रहता है, ब्रांचेस भी बोल सकते, ब्रांच भी यूज नहीं करते। मॉडर्न का हमने अभी देखा था, तो मॉडर्न का काम क्या रहता है? सिग्नल्स को ट्रांस बोल सकते कन्वर्ट करना, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो बचा क्या हमारा? नेटवर्क। तो हम लोग नेटवर्क देखते हैं। ठीक है, तो जब एक बोल सकते कंप्यूटर को या एक डिवाइस को बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? नेटवर्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन? सही से पढ़ो भैया। आईएसडीएन की अगर बात करो तो आईएसडीएन क्या है? एक तरीके का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये चीज याद रखना, आईपी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हमारा काम क्या करता है ये? ठीक है, तो आंसर बता रहे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, किस तरीके की? डिजिटल नेटवर्क की। मतलब इसका काम क्या रहता है बेसिकली? डेटा को ट्रांसमिट करना। डाटा ट्रांसमिशन, किस तरीके के डाटा को ट्रांसमिट करता है? ऑफ रिलेटेड टू वॉइस, ठीक है, डाटा एंड वीडियो कॉल। किससे करता है? थ्रू
ट्रेडिशनल फोन लाइंस, पहले के टाइम पे हमने लैंडलाइन देखे थे, ठीक है, तो जो फोन लाइंस जिस तरीके से यूज होती थी, उन फोन लाइंस के थ्रू कौन डाटा ट्रांसफर करता है हमारा, तो ISDN करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा नेटवर्क है या कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है बेसिकली कि जो बोल सकते हैं कि डाटा को, अब जो हमारा डाटा रहता है वॉइस की फॉर्म में भी रहता है, नॉर्मल डाटा भी रहता है, वीडियो कॉल भी रहते हैं, उनको फोन लाइंस के थ्रू कौन ट्रांसमिट करता है, तो ISDN करता है, ठीक है। तो ISDN का हमने यहाँ पे क्या देखा, फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, एक तरीके का नेटवर्क फॉर्म करता है, उस नेटवर्क में किसका ट्रांसमिशन होता है, डाटा का ट्रांसमिशन होता है। किस तरीके का डाटा होता है, वॉइस की फॉर्म में भी हो सकता है, नॉर्मल वीडियो कॉल की फॉर्म में भी हो सकता है, नॉर्मल डाटा भी हो सकता है। किसके थ्रू करता है, लाइंस के थ्रू करता है। कौन सी लाइंस, जो ट्रेडिशनल फोन लाइंस हम लोग लैंडलाइन देखते थे उनके थ्रू करता है, ठीक है। तो ये वायर बोल सकते हैं वायर्ड डिवाइस है या वायरलेस डिवाइस है, वायर्ड डिवाइस है, ये चीज ज्यादा वायर के ऊपर काम करता है, वायरलेस नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग वाईफाई को देखते हो तो वाईफाई किस तरीके का नेटवर्क है, वायरलेस है। और अगर आप ईथरनेट की बात करो या लैन की बात करो तो वो कैसा रहता है हमारा, वायर्ड रहता है, कि ज्यादातर जो आपके बोल सकते हैं कि जो कनेक्टेड रहती है, ठीक है, USB के साथ में। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्धि होती है उसे क्या कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ द लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिटन ऑन द कंप्यूटर विच इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। तो इस तरीके की डेफिनेशन जरूर अच्छे से याद कर लेना भैया। क्या बोलते हैं हमारे, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है, WWW, क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करना रहता है तो सबसे पहले आप क्या स्टार्टिंग में डालते हो, WWW डालना रहता है। और ये जो आपका बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है वो किससे लिंक्ड रहता है, लिंक्ड टू हाइपर लिंक्स एंड URL, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आपका बोल सकते हैं WWW है, जो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब है, वो किससे लिंक्ड होता है, हाइपर लिंक से आपका कनेक्टेड रहता है, और साथ में किसके साथ कनेक्टेड रहता है, URL से। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, इसको याद रखना। तो हमारा जो WWW है वो किससे कनेक्टेड रहता है, हाइपर लिंक से भी रिलेटेड रहता है और साथ में आपके URL से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट देखो, INC का फुल फॉर्म क्या है, INC ये बोल सकते हैं नेटवर्क से रिलेटेड जो INC रहता है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो हमको समझ में आ रहा है ये नेटवर्क से रिलेटेड है, तो कौन सा होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब इसका काम क्या होगा, एक तरीके का बोल सकते हो ये कैसा है, हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है। कैसा है ये, हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसके बिना आप कंप्यूटर या आपके डिवाइस को आप किससे कनेक्ट नहीं कर सकते, नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये एक तरीके का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि कैसे रहता है, इसके बिना आप लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मतलब आपका जो डिवाइस है वो नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं होगा, किसके बिना, NIC के बिना। तो ये बोल सकते हैं कि हमारे CPU मतलब वगैरह में कनेक्ट रहता है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने डिवाइस को किससे कनेक्ट करते हैं, हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का बोल सकते हो कि अडेप्टर का तरह भी काम करता है, ये लैन अडेप्टर भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। अडेप्टर का काम सुना है ना, कि बिना अडेप्टर क्या करता है, हमारा अडेप्ट करता है, चीजों को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो हमारा बोल सकते हो जो NIC है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो बोल सकते दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, लैन अडेप्टर के नाम से भी जाना है, ठीक है। और ये भी ये चीज याद रखना कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक तरीके का हार्डवेयर है जो कि इंस्टॉल्ड रहता है। और उस इंस्टॉलेशन, उस हार्डवेयर का काम क्या रहता है, बेसिकली डिवाइस को किससे कनेक्ट करना, नेटवर्क से कनेक्ट करना। किससे कनेक्ट करना, अगर NIC वाला जो कार्ड है या हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो किससे कनेक्ट नहीं होगा, नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएगा कभी भी, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन से एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलते, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस डज नॉट चेंज डेली। IP का फुल फॉर्म पता है ना आपको,
आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने पढ़ा है, किस तरीके का एड्रेस है जो कि रोज नहीं बदलता है? ठीक है, तो लोगों ने आंसर बताना स्टार्ट कर दिया। तो आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? एक तरीके का एड्रेस होता है जिससे क्या करा जा सकता है, आपके नेटवर्क का एड्रेस पता कर सकते हैं हम लोग कि किधर से आप लोग अपने इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, और दूसरी चीज कि किस डिवाइस से आप लोग बोल सकते हो कि इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। अब ये दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आप डिवाइस की बात करो तो डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो कैसा होता है? सेम होता है या बोल सकते हैं कि चेंज होता रहता है? हम लोग मोबाइल लेके आते हैं ना, तो IMEI नंबर जो रहता है मोबाइल का, वो फिक्स रहता है या हर बार बदलता रहता है? फिक्स रहता है। पर बदला कब जाता है? जब अगर आपका फोन खराब हो गया और आपका मदरबोर्ड चेंज हुआ ना, तो मदरबोर्ड के साथ में आपका जो IMEI नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पर अगर आप कोई डिवाइस खरीद के लेके आए तो उसका आईपी एड्रेस कैसा रहता है? हमेशा सेम ही रहता है। तो जो सेम परमानेंट एड्रेस जो होता है, परमानेंट आईपी एड्रेस जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्टैटिक आईपी एड्रेस। इसको इतना याद रखना कि ये स्टैटिक आईपी एड्रेस किस तरीके का एड्रेस होता है? परमानेंट होता है। कैसा होता है? चेंज नहीं होता। जैसे अगर मैं ये कंप्यूटर लेके आया था, तो ये कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो कैसा होगा? सेम ही होगा। डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होता है वो कैसा होता है? अब डायनामिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं? मतलब कि हमने देखा स्टैटिक जो है चेंज नहीं होते, तो डायनामिक कैसे होते होंगे? टेम्पररी होते होंगे, जो चेंज होते होंगे। कैसे चेंज होते हैं? अब देखो, आप मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में जब आप नेट चलाते हो तो एक ही बोल सकते हो वाईफाई है, तो एक ही वाईफाई से चलाते हो क्या? अगर मैंने मेरे घर पे अगर मैं वाईफाई को यूज कर रहा हूँ तो वो अलग नेटवर्क है। जैसे ही मैं बाहर गया तो बाहर अगर मेरे दोस्त का जो बोल सकते हो वाईफाई है तो वो नेटवर्क अलग होगा। तो जैसे ही आपका डिवाइस जब नेटवर्क से कनेक्ट करता है, अलग अलग नेटवर्क पे आपके अलग अलग तरीके का एड्रेस देखने को मिलता है आपको। ये चीज क्लियर हो गई? तो जब हमारा फोन नए नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जब नए नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो वो कौन सा एड्रेस प्रेजेंट करेगा? एक तरीके का आईपी एड्रेस बोल सकते हैं फॉर्म करेगा। और वो किस तरीके का आईपी एड्रेस होगा? डायनामिक आईपी एड्रेस। किस तरीके का एड्रेस होगा? डायनामिक आईपी एड्रेस, जो कि कैसा रहता है? टेम्पररी रहता है। कैसा रहता है? और ये बोल सकते हो कि चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है? जब कोई डिवाइस किसी और नेटवर्क में रेंज में आएगा या नेटवर्क को आपने यूज करा, तो आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो दो चीज याद रखना इंटरनेट प्रोटोकॉल में, कि दो तरीके के आईपी एड्रेस हमको देखने को मिलते हैं, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस, एक हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसा रहता है? परमानेंट होता है, जो कि आपके डिवाइस का रहता है। तो डिवाइस का आईपी एड्रेस कभी भी क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। पर डायनेमिक आईपी एड्रेस की बात करो तो डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। जिस तरीके का आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, जब आपका नेटवर्क चेंज होगा तो आपका जो आईपी एड्रेस है, डायनेमिक आईपी एड्रेस है, वो भी क्या हो जाएगा? ठीक है। तो आपने देखा होगा जब पुलिस आपका पता करती है, या जब बोल सकते हैं हैकर्स वगैरह को पता करना रहता है, या कोई चीज के बारे में पता करते हैं, तो वो पहले डिवाइस का पता लगाते हैं और डिवाइस के साथ में नेटवर्क का पता लगाते हैं कि डिवाइस तो आईपी एड्रेस तो सेम ही है, किस नेटवर्क से उसने इस तरीके का काम किया है। ठीक है। तो आपने देखा होगा वीपीएन वगैरह जो लोग लगाते हैं, वीपीएन का नाम सुना है आप लोगों ने? वीपीएन भी एक तरीके का नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक तरीके से क्या करता है? हमारे आईपी एड्रेस को, हमारे लोकेशन को, और जो ब्राउजिंग हिस्ट्री रहती है उसको कैसा बना देता है? अनट्रेसेबल बना देता है। ठीक है। ये चीज भी याद रखना। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? पहली बात, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से आप लोग किस तरीके का काम कर सकते हो? अपने आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हो, अपनी लोकेशन को हाइड कर सकते हो, और अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई? तो जैसे आपने देखा होगा अभी पबजी बैन हुआ था 2 4 साल पहले, तो हमारे इधर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते थे इंडिया में, तो लोग क्या करते थे? वीपीएन लगा के उसको एक्सेस करते थे। ठीक है। तो वीपीएन से क्या होता है? हमारा नेटवर्क बाहर की कंट्री से कनेक्ट हो जाता है। जैसे इंडिया का सर्वर है तो इंडिया के सर्वर से ना जुड़ के वो वीपीएन लगा के मेरा सर्वर जो है वो यूएस से कनेक्ट हो जाएगा या कनाडा से कनेक्ट हो जाएगा। तो यूएस और कनाडा में तो पबजी बैन नहीं हुआ था ना, तो उसके कारण फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अपने ही नेटवर्क से वीपीएन लगा के पबजी को खेल सकता हूँ। ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि किस नेटवर्क के थ्रू हमारा बोल सकते हो कि ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन या आईपी एड्रेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। तो इस चीज तरीके की चीजें याद रखना। ये देखा भी होगा हम लोगों ने कि बोलते हैं ना कि अगर चीज नहीं चल रही तो वीपीएन लगा लो, है ना? तो वही चीज है। तो हम लोगों को ये चीज याद रखना, आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक जो कि हमारे फोन का फिक्स रहता है,
और जिस नेटवर्क से जिस अगर मैंने घर पे अपना वाईफाई यूज करा तो उस टाइम पे मेरा डायनामिक आईपी एड्रेस अलग होगा, और जब मैं अपने दोस्त के साथ दोस्त का वाईफाई यूज करूंगा तो उस टाइम पे मेरा डायनामिक आईपी एड्रेस क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, और जब आप अपने मोबाइल फोन के डाटा से आप आईपी एड्रेस यूज करोगे तो वो भी अलग होगा। ठीक है, तो जब जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होते चलोगे आपका जो डायनामिक आईपी एड्रेस है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट देखो, अनुपम क्या है, ये अनुपमा नहीं है, वरना अनुपमा लेके आ जाओ कुछ लोग। अनुपम क्या है, एक तरीके का ठीक है, तो एक तरीके का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जिसको बोल सकते हो कि 1950s के टाइम पे किसने बनाया था, बार्क ने बनाया था। ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया था। ठीक है, 1950s के टाइम पे सुपर कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या बना के रखा था, अनुपम बना के रखा था। और अभी भी बहुत बोल सकते हैं अनुपम की सीरीज चलती है, बहुत से सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं उस सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज का नाम है अनुपम। क्लियर हो गया। BIOS किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लो, तो IBOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट और आउटपुट सर्विसेज। ये सर्विस नहीं है, सॉरी, सिस्टम है। ठीक है, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है, BIOS का। ठीक है, तो पहली चीज नेटवर्क का सिस्टम जानकारी अपडेट करना, क्या ये सही लग रहा है। अगर एक सेटिंग की सहायता करना, इट हेल्प्स इन राउटिंग, राउटिंग की सहायता करना, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको क्या करना, लोड करना। ठीक है, तो ये किसका काम रहता है, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम का काम रहता है। ठीक है, ये किस में स्टोर्ड रहता है, तो याद रखना है कि ये स्टोर्ड रहता है हमारे ईपी रोम में। ठीक है, रोम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो रोम के बोल सकते हैं एक तरीके की कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम क्या है, ईपी रोम। ये उसमें स्टोर्ड रहता है। ठीक है, इस सिस्टम का काम बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओएस जो है उसको चालू करना, उसको लोड करना। जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो तो चालू करते हो तो विंडोज ओपन होती है कि नहीं होती, तो विंडोज एक तरीके का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज को ओपन करने के लिए कौन सा सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, BIOS का। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका जो विंडोज है वो चालू नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर में विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही नहीं लेगा। ठीक है, तो BIOS जो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम है, उसको उसका काम क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे कंप्यूटर में विंडोज है तो उसको लोड करने का काम किसका रहता है, और ये किस में स्टोर्ड रहता है, रोम में स्टोर्ड रहता है। किस रोम में स्टोर्ड रहता है, ईपी रोम। नेक्स्ट देखो, इन अ लार्ज बिजनेस इंस्टीट्यूशन सेंट्रल कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंपॉर्टेंट टास्क लाइक फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्री रिसोर्सेज आर। बड़े व्यापारिक संस्थानों में विपरीत अंतरणों बोल सकते हो, क्रियावर्ण और औद्योगिक संस्थाओं की योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयुक्त किए जाने वाला केंद्रीय कंप्यूटर कौन सा है। किस तरीके का कंप्यूटर हम लोग बड़े बड़े जो बिजनेस कंपनीज है उसमें यूज करने को देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो किस तरीके का रहता है सुपर कंप्यूटर, लगता है आपको कि उस कंपनी में इंस्टॉल हो पाएगा, तो किस तरीके का कंप्यूटर रहता है हमारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है। ठीक है, लगभग बोल सकते हैं कंपैरेटिवली छोटा होता है, पर बाकी के कंप्यूटर से फास्टर होता है। ठीक है, प्रोसेस करने में। क्लियर हो गया, तो कोई भी कंपनी हुई या कोई भी बिजनेस सेंटर हुआ तो वो अपने सेंटर में किस तरीके का कंप्यूटर का यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखो, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी उपयोग होती है, हम लोगों ने पढ़ी है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इस तरीके की टोपोलॉजी जो यूज होती है, ईथरनेट में कौन सी यूज होती है।
ठीक है, तो किस तरीके की टोपोलॉजी यूज होती है? बस टोपोलॉजी यूज होती है। बस टोपोलॉजी मतलब कि बोल सकते हो कि अगर एक लाइन है, जैसे ये ईथरनेट की, ये बोल सकते हो कि एक लाइन जा रही है, ठीक है, इस लाइन से अगर मेरे को लोगों को कनेक्ट करना है तो कैसे करूंगा? इस लाइन के इधर एक डेस्कटॉप इधर लगा दूंगा, एक डेस्कटॉप यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? हमारे जो बाकी के बोल सकते हो कि जो लोग हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे एक ही लाइन से। ठीक है, एक ही केबल रहती है, हम लोगों ने देखी है, तो एक ही केबल से अगर मेरे को लोगों को कनेक्ट करना है तो किस टोपोलॉजी से यूज करूंगा? बस टोपोलॉजी से। एक अगर ये लाइन जा रही है तो इस लाइन से मैं क्या करूंगा? इस लाइन से एक अलग डेस्कटॉप बना दूंगा, एक अलग डेस्कटॉप यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। तो और ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो? अपनी लाइंस को यूज करके डेस्कटॉप्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखो, ये मेक है, मेक नहीं है, मैक है। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस? जो हमारा मैक एड्रेस रहता है एक तरीके का कैसा एड्रेस रहता है? परमानेंट रहता है या टेम्पररी रहता है? परमानेंट एड्रेस होता है, ये भी हमारे डिवाइस में स्टोर्ड रहता है। इसमें बिट्स की साइज कितनी होती है और बाइट्स में कितनी होती है मैक एड्रेस की साइज? बिट्स में तो बता दिया, चलो बाइट्स में बताओ। नेट पे सर्च करने मत बैठ जाना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैक एड्रेस, जो कि हमारा बोल सकते हैं कि एक तरीका कैसा एड्रेस होता है? परमानेंट एड्रेस होता है, डिवाइस में स्टोर्ड रहता है। कैसा एड्रेस होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे डिवाइस में स्टोर्ड होता है। उसकी साइज कितनी होती है? तो 48 बिट्स होती है। कितनी होती है? और बाइट्स की बात करो तो कितने बाइट्स होती है? 6 बाइट्स होती है। कितनी बाइट्स होती है? ठीक है, तो ये बाइट और बिट का सिस्टम पता है ना? बेसिक अगर आप देखोगे तो एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी पता है ना आप लोगों को, बाइट्स और बिट्स का मतलब? तो अगर एक बाइट की बात करो तो जो एक बाइट है उसमें कितने बिट्स आते हैं? 8 बाइट आती है आपकी, 8 बिट्स आती है। फिर एक बिट के ऊपर क्या आता है हमारा? के बी आता है। तो के बी में कितने होते हैं हमारे? 124 बाइट्स होती हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या आता है? ठीक है, मेग में भी कितने होती है हमारे? ठीक है, तो ये चलता रहता है। फिर एमबी के बाद क्या आता है? जीबी, और जीबी के ऊपर सबसे ऊपर टीबी, और टीबी के ऊपर जीबी। बोल सकते गीगा, मतलब आपका टीबी तक ही याद रखना बस बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, निट सेट से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू निट सेट? आपने कभी कभी देखा, जैसे हम लोग 10th क्लास में या 12th क्लास में, आप जब भी आपके रिजल्ट को चेक करते हो तो जब वेबसाइट डालते हो www.cbsc.nice.in रहता है, तो वो नाइस क्या रहता है? वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, नाइस सेट का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लो। तो नाइस सेट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। ठीक है, तो एनआईसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो हम लोगों ने नेट एनआईसी जो नेटवर्क की फॉर्म में अलग पढ़ा था, पर नेट सेट की बात करो, निट सेट की बात करो, तो नेट सेट का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। ठीक है, तो एक तरीके का सेंटर है जिसमें हमारे पूरा जो सर्वर का जो इंफॉर्मेशन रहती है वो स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? तो पहली चीज कि नेट नेट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। नेटसेट इज अ नेशन वाइड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। तो ये किसने बनवाया था? नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर ने एक तरीके का नेटवर्क बनाया है जिसमें हम लोग नेशन वाइड का जो कम्युनिकेशन है उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा चीज, ये इसमें सी बैंड पर आधुनिक अत्याधुनिक तकनीकी इस्तेमाल होती है। इट इज द सेट ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन सी बैंड। तो इसमें किस तरीके का बैंड यूज होता है? सी बैंड यूज होता है। और नेट में के यू का भी उपयोग होता है। तो ये के यू क्या है? के यू भी एक तरीके का हमारा बैंड है।
ठीक है, तो हम अगर नेट नेट की बात करें तो दोनों तरीके के बैंड हमको देखने को मिलते हैं, सी बैंड भी देखने को मिलता है और के यू बैंड भी देखने को मिलता है। अब मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस बैंड जरूर याद रखना। कभी हम लोग साइंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा फिर मैं, जब हम रोबोटिक्स बारे में पढ़ेंगे, जब बोल सकते हैं रेंज बढ़ती जाती है तो आपके जो वो बैंड रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट्स का बोल सकते हो इतना याद रखना कि सैटेलाइट्स जो है जब कनेक्ट होती है हमारे सर्वर से तो उनके बीच में बैंड बनाए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन बैंड में अगर सी मतलब 6 नेट की बात करो तो उसमें कौन कौन सा बैंड यूज होता है, सी बैंड भी यूज होता है और के यू बैंड भी यूज होता है। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर में पावर सप्लाई हेतु सी एस एम पी एस का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस पी एस एम पी एस फॉर द पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर? ठीक है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका काम क्या रहता है? एक तरीके का ये क्या रहता है, रेगुलेटर रहता है, जो कि क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है। रेगुलेटर्स जानते हो ना, कि अगर रेगुलेटर्स मतलब बोल सकते हो कि आपके अगर सर्वर्स में आपको बोल सकते हैं कि नेट चाहिए या नेट को चलाना है, तो एक तरीके के रेगुलेटर्स रहते हैं। तो रेगुलेटर्स क्या डिसाइड करते हैं, पावर सप्लाई कर देते हैं, कितनी पावर सप्लाई करनी है कितनी नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैन या वाइड एरिया नेटवर्क का संबंधित सही विकल्प कौन सा है? करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पहली चीज कि जो आपका वैन कई देश या महाद्वीप में विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है, तो हमने देखा था कि जो वाइड एरिया नेटवर्क रहता है वो पूरे के पूरे विश्व में फैला रहता है। ठीक है, इट वैन इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है हमारा? फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि इंटरनेट और एटीएम इसके उदाहरण है। तो हमने देखा था कि इंटरनेट जो है और एटीएम भी अगर आप इसमें ऐड कर दो तो किसके एग्जाम्पल है? वाइड एरिया नेटवर्क के। ठीक है, तो इस उपयुक्त में से दोनों के दोनों सही है, बोथ ऑफ दी अबव। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। अगर आपसे ईथरनेट का मतलब आपका ऑप्शन पूछ लिया जाए या ब्लूटूथ से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो ब्लूटूथ किस नेटवर्क में आता है हमारा? लैन में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। नेक्स्ट देखो, एफ डी डी आई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस किससे रिलेटेड है, किस नेटवर्क में देखने को मिलता है हमको? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर इसको याद रख लेना बस। इसका फुल फॉर्म के लिए मैंने याद रख लिया कि एफ डी डी आई जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस है। इसमें किस तरीके का नेटवर्क यूज होता है? ठीक है, तो इसमें किस तरीके का नेटवर्क यूज होता है? रिंग नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, रिंग की फॉर्म में आपका जो बना रहता है उसमें फॉर्म होता है। अब इसका मेन मकसद क्या है कि आज के टाइम पे हम लोगों को ये डेटा इंटरफेस देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? आजकल जो नेट है या इंटरनेट है वो बोल सकते हो जो केबल्स यूज होती है उन केबल्स का नाम कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो डाटा किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफर करता है, किस फाइबर के थ्रू, किस केबल्स के थ्रू? तो डाटा फाइबर केबल्स के थ्रू। ठीक है, इतना याद रखना कि जो एफ जो है या बोल सकते हैं कि जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिलेटेड है। क्योंकि आजकल हमारे इधर जो नेट यूज हो रहा है, ज्यादातर जो केबल्स यूज हो रही है वो किस तरीके की केबल्स है? ऑप्टिकल फाइबर वाली है। ठीक है, और इसमें हमको कौन किस तरीके का नेटवर्क देखने को मिलता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ये इसकी बात करूं, मैं जियो फाइबर की बात करूं, तो जियो फाइबर में भी किस तरीके की केबल यूज करी है उन्होंने? और ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं तो ये जब वाईफाई लगाया जाता है तो लैन होता है, वैन होता है या पैन होता है? लोकल एरिया नेटवर्क रहता है, कुछ रेंज ही रहती है, तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर लोकल वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बात की जाए तो उसमें किस तरीके का डाटा इंटरफेस यूज होता है? तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक है, उसमें केबल्स हमने देख ली और साथ में इसमें कौन सा नेटवर्क कनेक्ट रहता है, किस तरीके का नेटवर्क ये फॉर्म करता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करता है। ठीक है, रेंज बहुत कम रहती है। नेक्स्ट देखो,
हमारी हु इज द ऑथर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल लाइनेक्स। ठीक है, तो जैसे हमने विंडोज के बारे में पढ़ा है, तो विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनेक्स भी एक तरीके का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसको किसने बनाया था, नाम से ही दिख रहा है। ठीक है, तो किसने बनाया था, लाइनस टूवेल्स ने। ठीक है, अब जो लाइनेक्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, वो जो कंपनीज है, तो वो कंपनीज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती है, लाइनेक्स को यूज करती है। लाइनेक्स को अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे ना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स है या बड़े बड़े काम किए जाते हैं सर्वर्स पे, तो वो किस तरीके का ओएस को यूज करते हैं, लाइनेक्स को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, पहली चीज की बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है ये। कैसा रहता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच इज अ मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज है या आपका लाइनेक्स है, तो लाइनेक्स है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उस कंपनी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, लाइनेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो, डाटा संचार की गति नापने की इकाई क्या है, व्हाट इज द मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज, किस में नापा जाता है, और स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो स्पेसिफिकली किस में नापते हैं हम लोग, अभी देखा होगा ना आप लोगों ने, जब बोलते हैं कि इतने एमबीपीएस की स्पीड हम लोग देते हैं, तो मेन चीज की सबसे पहली चीज जो डाटा ट्रांसमिशन रहती है उसकी यूनिट कौन सी हमारी, बिट्स पर सेकंड। और स्पेसिफिक बात करूं तो स्पेसिफिक क्या है हमारा, मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एमबीपीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब भी आप राउटर लगवाते हो तो बोलते हो ना कि भैया कितनी एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो नापने की इकाई क्या है हमारी, एमबीपीएस, या बोल सकते हो बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट देखो, जेपीईजी किसका बोल सकते हो एब्रीगेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जेपीईजी का, ये कहाँ देखने को मिलता है जेपीईजी, फोटो क्लिक करते हो कि नहीं करते, जब फोटो क्लिक करते हो तो जब आप फोटो को स्टोर करते करते होगे, तो फोटो स्टोर करने के बाद जैसा कोई भी नाम है एबीसी डॉट जेपीजी लिखा आता है, या एबीसी डॉट जेपीईजी लिखा आता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही है, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, तो इतना याद रखना। जब भी आप अपने फोटो को स्टोर करते हो तो फोटो स्टोर करने के बाद बोल सकते हो कि लास्ट में जो डॉक्यूमेंट सेव होती है किस फॉर्म में सेव होती है, डॉट जेपीईजी में होती है। अगर पीडीएफ की बात करो तो पीडीएफ किस फॉर्म में होती है, डॉट पीडीएफ में होती है। डॉक की बात करो, डॉक्यूमेंट की बात करो तो किस में होती है, डॉट डीओसी में होती है। तो ये चीज याद रखना, एब्रीवेशन याद रखना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, और ये चीज भी याद रखना कि जेपीजी और जेपीईजी जो दोनों हैं वो एक जैसे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 टेराबाइट किसके इक्वल रहता है, कितने बाइट्स के इक्वल रहता है, 1 TB किसके इक्वल रहता है, अब देखो इतना याद रखना, अगर मैं 1 MB से शुरू करूं तो जो 1 MB रहता है वो किसने के इक्वल रहता है, टू टू रेस टू दी पावर 20 के। ठीक है, 20 बाइट्स के। फिर एमबी के बड़ा बड़ा क्या होता है हमारा, जीबी। जीबी कितना होता है, 2 रेस टू दी पावर 30 के। 1 TB की बात करूं तो 1 TB कितने बाइट्स के इक्वल होता है, 2 रेस टू दी पावर 40 बाइट्स के। ठीक है, ये चीज याद रखना कि रेस टू दी पावर कैसा चलता है, वहां पे 10 की पावर में चलता है। ठीक है, अगर केबी की बात करोगे तो 1 KB कितने के इक्वल होता है, 2 रेस टू दी पावर 10 के। 1 MB कितने के इक्वल रहता है, 2 रेस टू दी पावर 20 बाइट्स के। 1 GB कितने के इक्वल रहता है,
2^30 बाइट्स के, और फिर 1 TB की बात करूं तो 1 TB कितने के इक्वल रहता है? 2^40 बाइट्स के। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बस इतना याद रखना कि 10 के बोल सकते कि एक्सपोनेंशियल में चलता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ये भी। नेक्स्ट देखो, 5वीं पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? आज के टाइम पे हम लोग जो 5th जनरेशन की यूज कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड रहती है? और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ट्रिलियन जो बाइट्स हैं वो कितने के इक्वल रहती है? 1 ट्रिलियन बाइट्स जो है वो 1 ट्रिलियन बाइट्स में कौन सी बोल सकते हैं कि बाइट कवर होती है? 1 टेराबाइट ही होती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, 1 ट्रिलियन आपके बोल सकते बाइट्स कितने के इक्वल रहती है? हमारे 1 टेराबाइट के। नेक्स्ट देखो, 5वीं पीढ़ी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हमको देखने को मिलती है जो आज के टाइम पे फेमस है? ठीक है, और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके ऊपर बेस्ड है? आज के टाइम पे क्या चल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग क्या करते हैं? इन तीन बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो आज के टाइम पे आप देखोगे तो जो प्रोलॉग है, ठीक है, ओपस 5 है, मरकरी है, ये तीनों के तीनों जो लैंग्वेजेस है वो किस जनरेशन को बिलोंग करती है? 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिलोंग करती है। ठीक है, तो इतना याद रखना अगर ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो है वो 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिलोंग करती है, तो प्रोलॉन्ग भी है, मरकरी भी है, और OPS 5 भी है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों जो लैंग्वेजेस है वो किस पे बेस्ड है? AI पे बेस्ड है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस पे बेस्ड है? AI पे बेस्ड है। अब देखो, और एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? C++, ये दोनों के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? तो ये दोनों जो लैंग्वेज है वो किस जनरेशन को बिलोंग करती है? 3rd जनरेशन को बिलोंग करती है। ठीक है, इसकी बात कर लूँ, जावा की बात कर लूँ, ठीक है, बेसिक की बात कर लो, तो ये जो तीन लैंग्वेज है वो किस जनरेशन को बिलोंग करती है? 3rd जनरेशन को बिलोंग करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि C++ जावा बहुत ज़्यादा चलता है हमारे इधर। ठीक है, बेसिक भी है, पास्कल भी है। ठीक है, पास्कल भी एक लैंग्वेज है, आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बचपन में हम लोग जब 5th क्लास में थे तो हमारे जब कंप्यूटर लैब खुली जाती थी तो हमको एक तरीके का प्रोग्राम सिखाया जाता था। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसमें टर्टल वगैरह आपको देखने को मिलते थे। करे कि नहीं करे? तो हमारी क्लास में अगर आप देखोगे तो अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किंडरगार्टन के जो बच्चे रहते हैं या 1st से लेके 5th तक के प्राइमरी जो बच्चे रहते हैं, उनको एक तरीके का प्रोग्राम सिखाया जाता है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो वो चीज याद रखना, लोगो। ठीक है, आप लोगों ने कराओ ना कराओ, मैंने जरूर करा था। ठीक है, जिसमें टर्टल वगैरह बने रहते हैं, तो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन ही है। जैसे हम लोगों ने C++ में इंस्ट्रक्शन देने रहते हैं, हैश डॉट करके पूरे का पूरा, वो बता नहीं रहा हूँ, उस तरीके से लोगो में भी हमको इंस्ट्रक्शन देने रहते थे। इंस्ट्रक्शन से कुछ फॉर्म होता था, तो वो चीज़ हमको बचपन में प्राइमरी स्कूल में सिखाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल में किस तरीके का सॉफ्टवेयर हमको मतलब लैब में सिखाया जाता था? तो लोगो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया कि आज के टाइम पे जो 5th जनरेशन की जो लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी लैंग्वेज हमको देखने को मिलती है? तो प्रोलॉन्ग, OPS 5 और मरकरी, ये तीनों किस जनरेशन को बिलोंग करती है? और 5th जनरेशन जो है वो किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज AI पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AI पे बेस्ड है? अगर उसमें लिखा गया C++, जावा, या इनमें से कोई ऑप्शन आ गया प्रोलॉन्ग, तो कौन सा याद रखना? प्रोलॉन्ग। और अगर C++, जावा की बात करूं और बेसिक की या पास्कल की बात करूं, तो ये तीनों की तीनों किस जनरेशन को बिलोंग करती है? हमारी 3rd जनरेशन को बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसमें AI नहीं था, ये चीज ज्यादा, ये AI को यूज नहीं करती। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थित है, सॉरी अस्थिर है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल?
ठीक है, अब देखो दो तरीके की मेमोरी होती है, ये चीज याद रखना। एक हमारी होती है वॉलेटाइल और दूसरी कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, एक होती है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी किस तरीके की मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल किस तरीके की होती है, परमानेंट होती है। ठीक है, टेम्पररी का मतलब कि देखो सिंपल से लैंग्वेज में समझ लो, अगर मैं बोल सकता हूँ कि डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे काम करते करते अगर मेरी लाइट चली गई, वो स्विच ऑन ऑफ हो गया, तो जो पूरा का पूरा जो मैंने डाटा सेव करा था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वो किस में सेव होता है, रैम में सेव होता है। किस में सेव होता है, तो रैम जो है वो किस तरीके की मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। जैसे ही स्विच ऑन होगा ना, पावर सप्लाई कट हो जाएगा, तो वो पूरा का पूरा डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, वो सेव नहीं होता। ठीक है, पर वहीं पे अगर जो चीज रोम में सेव होती है वो कैसी होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, अगर अगर एक बार मैंने उसको सेव कर दिया तो वो चीज उसमें रहेगी। अगर मैंने स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर दिया तो उससे कोई उसमें फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना, जब हम लोग सेव करते हैं अपने डाटा को, जैसा मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट मतलब सेव करने के बाद वो किस में सेव होगा, रोम में सेव होगा। अगर मैं डेस्कटॉप को बंद भी कर दूं और फिर से चालू करूं तो वो मेमोरी उसमें रहेगी ना, डाटा उसमें रहेगा ना, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल डाटा या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और वॉलेटाइल मेमोरी कैसी होती है, जो कि बोल सकते हो कि स्विच ऑफ हो गया, अगर पावर सप्लाई कट हो गया तो वो पूरे का पूरा जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो जो रैम रहती है हमारी, वो रैम किस तरीके की मेमोरी में आती है, वॉलेटाइल में। कि जो रैम रहती है वो कैसी होती है हमारी, टेम्पररी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, बाकी की रोम, पी रोम, इनकी बात करूं या हार्ड डिस्क की बात करूं, हार्ड डिस्क का नाम सुना है ना, तो ये किस तरीके की मेमोरी होती है हमारी, परमानेंट या परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, ये टेम्पररी एंड वॉलेटाइल। क्लियर हो गया, तो ये चीज याद रखना, मेमोरी आ जाती है और मेमोरी के साथ में एक और मेमोरी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैचे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, कैचे मेमोरी जो है वो एक तरीके की कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है। ये चीज याद रखना, जो रैम मेमोरी और कैशे मेमोरी जो रहती है, वो दोनों मेमोरी कैसी मेमोरी है हमारी, टेम्पररी मेमोरी। आपने देखा ना, कैशे आप लोग इरेज करते हो, जब आपको मोबाइल को क्लीन करना रहता है तो कैशे मेमोरी की बात आती है। तो कैशे मेमोरी कैसी है, टेम्पररी है, उसको अगर आप डिलीट करो ना चाहो तो वो डिलीट हो सकती है। क्लियर हो गया, तो दो तरीके की मेमोरीज के बारे में हम लोगों ने देखा, एक है वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरी कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी एक तरीके की मेमोरी होती है जो कैसी रहती है, टेम्पररी रहती है। अगर आप काम कर रहे हो, लाइट का मतलब पावर सप्लाई कट हो गया, तो वो मेमोरी कैसी हो जाएगी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक तरीके की कैसी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। अगर आपने उनको एक बार सेव कर दिया तो वो कभी भी नहीं हटती। ठीक है, फिर वहीं पे एग्जाम्पल की बात करूं तो वॉलेटाइल मेमोरी में कौन क्या है हमारा एग्जाम्पल है, दो आते हैं, एक है हमारा रैम और दूसरा कौन सी मेमोरी, कैशे मेमोरी। क्लियर हो गया, और नॉन वॉलेटाइल में कौन कौन सी चीजें आती है, जो बाकी की चीजें हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन सी, रोम हो गया। ठीक है, रोम के साथ में हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, तो ये कैसी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है, मतलब परमानेंट है। अगर यूएसबी में आपने एक बार चीजों को सेव कर दिया तो वो कैसी रहेंगी, परमानेंट रहेंगी। क्लियर हो गया, तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि रैम किस तरीके की मेमोरी में आता है, और कैशे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। रैम तो नहीं पूछा जा सकता पर कैशे जरूर पूछ लेंगे कि कैशे कैशे मेमोरी जो है वो किस तरीके की मेमोरी में आती है, परमानेंट में या आपकी बोल सकते टेम्पररी में। तो कैसे में आती है, टेम्पररी में। और टेम्पररी मेमोरी को किस क्या बोला जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज on computer, a common standard for coding was developed in 1980. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको आपको घर पे आपको कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करना है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस हम लोग कल से करेंगे। ठीक है, देखो, और आज के सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा ना उसको ध्यान से पढ़ लेना भैया। जैसे मैंने मॉडर्न के बारे में आपको पढ़ाया था, राउटर्स के बारे में बताया था, रिपीटर्स के बारे में बताया, फिर अभी हमने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल्स मेमोरी के बारे में पढ़ा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आज के सेशन जो भी छूट गया है ना, आप लोगों का पढ़ लेना ध्यान से। क्लियर है।